नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम लगभग 10,000 साल पहले के एक ऐसे मोड़ पर जा रहे हैं जिसे पुरातत्वविद वी गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति कहा था। तो आज का हमारा डीप डाइव इसी सवाल पर है। क्या ये सच में एक झटके में हुई क्रांति थी या फिर ये हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ एक बदलाव था? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब इंसान ने प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़कर उसे कंट्रोल करना शुरू किया। इस एक बदलाव ने समाज, तकनीक, हमारे विश्वास, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत कहां से करें? हमारे स्रोत सबसे पहले मेहरगढ़ का जिक्र करते हैं, है ना? हाँ, मेहरगढ़, जो अब बलूचिस्तान में है। वहां से गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने सबूत मिले थे। मतलब अब कहानी बदल गई है। बिल्कुल, यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हाल की जो खोजें हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लहुरा देवा में, वहां लगभग 8 से 9,000 ईसा पूर्व के चावल के दाने मिले हैं। अच्छा, तो ये तो हमारी समझ से भी कहीं ज्यादा पुरानी बात है। और इसका मतलब ये भी है कि ये किसी एक जगह पर नहीं हुआ। सही पकड़े। अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग फसलें उगाना सीख रहे थे। ये एक साथ चलने वाली कई कहानियां थीं। तो फिर अगर ये इतना धीमा था और अलग अलग जगहों पर हो रहा था, तो इसे क्रांति कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन इसका जो असर हुआ वो क्रांतिकारी था। और सबसे बड़ा असर था स्थायी निवास। मतलब एक जगह बसना। हाँ, जब आप फसल उगाते हैं तो आपको उसकी देखभाल के लिए रुकना पड़ता है, और जब आप रुकते हैं तो आपकी जरूरतें बदल जाती हैं। जैसे अनाज को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल। और वहीं से मिट्टी के बर्तन, मतलब मृद भांड का आविष्कार हुआ। आपको जमीन साफ करने के लिए बेहतर औजार चाहिए, तो पत्थर को घिसकर बनी वो चिकनी और धारदार कुल्हाड़ियां आईं। और वो कश्मीर के बुर्ज़होम और गुफकराल में मिले गर्त आवास, मतलब जमीन के नीचे बने घर। जी, ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ प्रकृति को बदल नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ वो तालमेल बिठाना भी सीख रहा था। एक मिनट, लेकिन क्या खेती का मतलब हमेशा बेहतर जीवन था? मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि शुरुआती किसानों की सेहत असल में शिकारियों से भी खराब थी। हाँ, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। शुरू में उनका आहार सिर्फ 1-2 तरह के अनाज पर निर्भर हो गया, तो विविधता कम हो गई, बीमारियां बढ़ीं। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ जनसंख्या में। नियमित भोजन मिलने से आबादी में जबरदस्त उछाल आया, और जब आबादी बढ़ी तो समाज को खुद को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ा। यहीं से श्रम विभाजन शुरू हुआ। मतलब अब हर कोई किसान नहीं था? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग दूसरे काम करने लगे। जैसे कुछ लोग बेहतरीन कारीगर बन गए, कुछ बर्तन बनाने लगे, कुछ बुनाई करने लगे। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये समाज में एक नए स्ट्रक्चर की शुरुआत थी। और इसी के साथ लोगों के विश्वास भी बदले होंगे। वो जो बुर्ज होम में मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने के सबूत मिले हैं, वो तो कमाल है। वो बहुत कुछ बताता है। वो दिखाता है कि उनका आध्यात्मिक जीवन कितना जटिल हो रहा था। वो अब जमीन की उर्वरता की पूजा करने लगे थे, जिस पर उनका पूरा जीवन टिका था। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ गए, क्रांति कहें या प्रक्रिया? देखिए, आधुनिक इतिहासकार इसे नवपाषाणिक प्रक्रिया कहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हजारों साल में हुआ। ये बात तो सही है। लेकिन क्रांति शब्द इसके असर के पैमाने को सही ढंग से बताता है। बदलाव भले ही धीमा था, पर उसके जो नतीजे थे वो यकीनन क्रांतिकारी थे। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि इसी दौर ने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर हड़प्पा जैसी विशाल शहरी सभ्यताएं खड़ी हुईं। बिल्कुल। जैसा इतिहासकार उपिंदर सिंह कहती हैं, ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये पर्यावरण के साथ इंसान का एक नया सामाजिक अनुबंध था, एक नया समझौता। इंसान और पर्यावरण का सामाजिक अनुबंध। ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले बना वो अनुबंध आज के जलवायु परिवर्तन के दौर में कहाँ खड़ा